हेलो दोस्तों, मैं नामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, यूपी होमगार्ड के इस सामान्य ज्ञान के यानी जीएस के क्वेश्चन सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आप सभी को पता है जीएस में हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने देखा तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा तो हमारे इसी चैनल पर जाइए और उन वीडियो को भी ज़रूर देखिए। साथ ही साथ हमारे इसी चैनल पर जीआईसी लेक्चरर और बिहार टीआरई एग्ज़ाम, पीजीटी एग्ज़ाम के जूलॉजी और बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी में जिसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। कल का ये लास्ट क्वेश्चन था कि भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। इस संविधान सभा को तैयार करने के लिए मतलब कितनी समितियां थी? तो इसका सही जवाब था 21 समितियां, जो आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दिया था, जिसमें 13 छोटी समितियां थी और 8 जो थी वो बड़ी समितियां थी। यहाँ तक कल हम लोगों ने देख लिया था। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसको इतना ज़्यादा शेयर करिए कि आपके सभी रिश्तेदार, सभी जानने वाले सभी दोस्तों तक पहुँच जाए, क्योंकि ये सीरीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जा रही है और इसका PDF भी बिना किसी चार्ज के टेलीग्राम चैनल पर मिल रहा है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सभी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुँच जाए। आज का पहला क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब क्या कहा जाता है? यानी कि जहाँ पे संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसे अब किस नाम से जाना जाता है? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, लोकसभा कक्ष, राज्यसभा कक्ष या पुस्तकालय भवन? सही जवाब हो जाएगा, इसे कहा जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इन्होंने की थी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन जो 9 दिसंबर का यहाँ पे पूछा जा रहा है वो कहाँ हुआ था? सभागृह में हुई थी। उसे अब क्या कहा जाता है? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, संविधान सभा, निर्देशक सिद्धांत या भारत सरकार अधिनियम? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कब आया था? 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। और ये लागू कब हुआ गया, कब स्वीकृत हुआ? तो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ। ठीक है। इसके प्रमुख प्रावधानों के तहत भारत और पाकिस्तान दोनों को डोमिनियन स्टेट की स्थापना, दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन, गवर्नर जनरल तथा प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित हुआ? तो संविधान सभा का सबसे अंतिम सत्र जो था वो 24 जनवरी 1950 को आयोजित हुआ था। इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया। और ये कौन सा सत्र था? तो ये 12वां सत्र था। कौन सा था? 12वां सत्र था। और इसी सत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? यहाँ पे कुछ कथन दिए हैं, पूछा है कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है। पहला, यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। बिल्कुल सही बात है। हमारे भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है? बिल्कुल नहीं। संसद संविधान में परिवर्तन कर सकती है लेकिन निरस्त नहीं कर सकती है। यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। तो बिल्कुल गलत बात। यह संसदीय सर्वोच्चता नहीं बल्कि संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदर्शित करता है। इसमें केवल ऑप्शन ए सही है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला, डैश ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। मतलब कौन से अधिनियम ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय कौंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858 या भारत सरकार अधिनियम 1919? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड अधिनियम, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 कहा जाता है। इसी के द्वारा जो है पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा कुछ
सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर व शिक्षा के अधिकार पर मताधिकार प्राप्त किया, लेकिन कुछ ही लोगों को मिला था, सबको नहीं मिला था। अगर पूछा जाए पूर्ण रूप से मिला था क्या, नहीं, तो पूर्ण रूप से नहीं मिला था, कुछ लोगों को मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है। कुछ बातें लिखी हुई हैं, पूछा संविधान सभा के बारे में कौन सा सही है। संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य था, तो बिल्कुल नहीं। संविधान का मसौदा तो संविधान सभा ने तैयार किया था, लेकिन इसके अलावा अधिनियमित कानूनों को निर्णय लेना इसमें शामिल था। इसने मई 1949 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की स्वीकार के लिए मंजूरी दी। इसके द्वारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय ध्वज इन सबको अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और उसके बाद संविधान सभा को भंग कर दिया गया। तो एकमात्र कार्य मसौदा तैयार करना तो बिल्कुल नहीं था। अगला है, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आया, संविधान सभा भंग कर दी गई। ये सही है। जब संविधान सभा का कार्य खत्म हो गया और अंतिम बैठक की गई 24 जनवरी 1950 को, उसके बाद संविधान सभा जो है भंग कर दी गई। तो इसमें केवल बी सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, केवल बी सही है। भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूप किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या क्या थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है कि उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 16 मई 1946 को जब कैबिनेट मिशन के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया, तो उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी, यानी कि 389 थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे 1946 लेकर 1947 तक, फिर संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उसके पश्चात लोकसभा के अध्यक्ष बने। यानी उस नेता का नाम बताना है जो केंद्रीय संविधान सभा के अध्यक्ष रहे 1 साल 46 से 47 तक, उसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उसके बाद लोकसभा के भी अध्यक्ष बने। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, गणेश वासुकर मावलंकर, कस्तूरभाई लालभाई, अमृतलाल हरगोविंद। सही जवाब ऑप्शन बी, गणेश वासुदेव मावलंकर। वह नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के भी अध्यक्ष रहे, फिर संविधान सभा के भी अध्यक्ष रहे और उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष रहे। यानी केंद्रीय विधानसभा, संविधान सभा और लोकसभा तीनों के ही अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था। मतलब जब भारतीय संविधान नहीं लागू हुआ था 1950 के पहले, पूछा जा रहा है कि भारत का शासन किसके तहत होता था। ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट 1873, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तो होगा नहीं, क्योंकि ये संविधान लागू होने के बाद बना था, और ये जो है ये भी नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। 1919 में कुछ लोगों को भी मताधिकार मिले थे, सबको मिले नहीं थे। इसे मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 के दस्तावेजों के अनुसार होता था। इस अधिनियम में विशेषता क्या थी? तो इस अधिनियम में 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, भारत के संविधान के कौन से भाग भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? मतलब पूछा गया रूस से क्या लिया गया, रसिया से क्या लिया गया। पंचवर्षीय योजना, तो बिल्कुल सही बात है, पंचवर्षीय योजना जो है रसिया से लिया गया। दूसरा, मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार रसिया से नहीं लिया गया, यह यूएसए से लिया गया। कहाँ से? यूएसए से लिया गया। मौलिक अधिकार में 12 से 35 तक के आर्टिकल दिए हुए हैं और यह यूएसए से यानी कि अमेरिका से लिया गया। मौलिक दायित्व या इसी को मौलिक कर्तव्य कहा जाता है, ये भी रसिया से लिया गया। यानी पी और आर ऑप्शन ए में है, ये दोनों रसिया से लिया गया था। मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया? कौन सा वह कार्य है जो संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया? पहला, इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया। बिल्कुल सही बात है। इसने जो है 1946 में राष्ट्रमंडल में सदस्यता ली। उसके 1949 में ठीक है, सदस्यता ली। उसके बाद इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी अपनाया। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय ध्वज इसी ने अपनाया। बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ये जनता द्वारा चुने गए थे, भारत की जनता के द्वारा। इन्हें संविधान सभा ने नहीं चुना था। संविधान सभा ने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था, इन्हें नहीं चुना था। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ली, तो अभी मैंने बताया 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता लिया गया था संविधान सभा द्वारा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय ध्वज को जो संविधान सभा ने अपनाया था, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, अपनाया था 22 जुलाई 1947 को, 1947, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 जब संविधान सभा का अंतिम बैठक था, तो उस दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति भी चुना गया था। बाकी जवाहरलाल नेहरू भारतीय जनता के द्वारा चुने गए थे, प्रधानमंत्री थे पहले, और ये जनता के द्वारा चुने गए थे। अगला, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता LBA पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतः क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? इसे स्टाम्प मार्क करिएगा, क्योंकि इस समय बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है और सब लोग कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि बांग्लादेश कह रहा है हम भारत को काट देंगे, भारत कह रहा है बांग्लादेश को मिला लो। तो ऐसे क्वेश्चन करंट से रिलेटेड हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहली अनुसूची। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है, और इसी में अदला बदली करके, इसी में परिवर्तन करके जो है क्षेत्रों को बदला जा सकता है। भारतीय संविधान का 100वां संविधान संशोधन अधिनियम इसी विषय से संबंधित है, जो वर्ष 2015 में पारित किया जा चुका है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है, यानी कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों का गठन बताता है? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 9? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 हमें नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों की जो सीमाएं हैं उनमें और उनके नामों में परिवर्तन का अधिकार देता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश को जब तेलंगाना से बांटा गया तो किस आर्टिकल के तहत बांटा गया? आर्टिकल 3 के तहत ही बांटा गया था। बात करें आर्टिकल 12 की, तो इसमें राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 22 के तहत क्या है? तो आर्टिकल 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, और वहीं आर्टिकल 9 जो है ये विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना या भारतीय नागरिकता समाप्त होना शामिल होता है आर्टिकल 9 में। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दमन और दीव, चंडीगढ़। तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। पूछना कौन से यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है? ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि पुडुचेरी में विधानसभा है। इसके अलावा दिल्ली और जम्मू कश्मीर, यहाँ पे भी विधानसभाएं हैं। भारत के 28 राज्य में विधानसभा है ही, लेकिन भारत के 3 यूनियन टेरिटरी में भी विधानसभा है, पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे विधानसभा है। वहीं पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत के किन किन राज्यों में विधान परिषद है। तो भारत के टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद देखने को मिलता है। वो 6 राज्य कौन से हैं? यूपी है, बिहार है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों में जो है विधान परिषद देखने को मिलता है। बाकी अगर विधानसभा की बात करें तो 28 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है। यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी? पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ओके, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय इसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। वर्तमान जब संविधान लागू हुआ था तो 395 आर्टिकल थे, अभी भी 395 आर्टिकल हैं। 8 अनुसूचियाँ थी, अब ये बढ़कर 12 हो गई हैं, और भाग 22 थे, अभी भी 22 ही हैं। बस कुछ लोग 25 कंसिडर करते हैं क्योंकि उसमें A, B ऐसे करके जुड़ गया है, लेकिन भाग अभी भी 22 ही हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? भारतीय संविधान की जो छठी अनुसूची है ये पूर्वोत्तर राज्यों के 4 जनजातीय क्षेत्रों को स्पेशल दर्जा देने से संबंधित है। इसको याद करने का एक ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हैं ATM स्क्वायर या फिर ATMM से याद कर सकते हैं। ए से हो जाएगा आपका असम, फिर टी से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, एम से हो जाएगा मिजोरम और एम से हो जाएगा मेघालय। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ATM स्क्वायर से याद कर सकते हैं। जो इसमें शामिल नहीं है वो नागालैंड जो है इसमें शामिल नहीं है। नागालैंड इस अनुसूची में इसका उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान के 22 भाग, ठीक है, और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 आर्टिकल हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है? यानी यहाँ अनुसूची दिया है और उसमें दिया है किस अनुसूची में कौन सी चीज़ है, पूछा कौन सा सही मेल नहीं है। पहला दिया भारत की 8वीं अनुसूची में भाषा है, बिल्कुल सही बात, भारत की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। दूसरा दिया 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनिमय के सत्यापन के प्रावधान है, ये भी बिल्कुल सही है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारी है, बिल्कुल सही। 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान निहित हैं, यही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में 12वीं अनुसूची को ऐड किया गया और ये पंचायती राज से संबंधित है। फिर ये अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन किस में शामिल है? तो ये 5वीं अनुसूची में है। किस में है? 5वीं अनुसूची में है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो मेरे द्वारा पर्सनल आप सबके कमेंटों का रिप्लाई किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लेख किया गया है? मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन भारत के संविधान के किस अनुसूची में है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथी अनुसूची में है। वहीं अगर बात करें छठवीं अनुसूची की, तो अभी हम लोगों ने देखा था इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय प्रशासन की बात है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और जो चौथी अनुसूची है इसमें राज्य के लिए सीटों का आवंटन उल्लेखित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी? जब संविधान बना तो भारत की 8वीं अनुसूची में जो भाषा थी इनमें से वो थी कश्मीरी। वो कौन सी थी? कश्मीरी थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन 1967 जब हुआ तो सिंधी जोड़ी गई। 21वें संविधान संशोधन से एक भाषा सिंधी जोड़ी गई। 21वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। उसके बाद आया 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें 3 भाषा जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषा जोड़ा गया। उसके बाद आता है 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें 4 भाषाएं जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 92वां संविधान संशोधन 2003। तो आपको बोडो जो है ये है 92वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। सिंधी, ये सिंधी जो है 21वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। और कोंकणी जो है ये आपने अभी देखा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये जो है ये 71वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। बाकी कश्मीरी जो है इसका उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, ये जो कश्मीरी है ये संविधान जब बना था तभी इसका उल्लेख कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की डैश अनुसूची में है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट, पहली अनुसूची में है। किस में है? पहली अनुसूची में है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, शपथ और अभिपुष्टि का भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लेख किया गया? सही जवाब हो जाएगा तीसरी अनुसूची। शपथ एवं अभिपुष्टि का वर्णन भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया। यानी तीसरी अनुसूची में जितने भी
राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, इन सभी का जो है शपथ की बात की गई है। दूसरी अनुसूची में वेतन की बात की गई है। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन की बात की गई है। अगर बात करें कि कौन से आर्टिकल के तहत ये लोग शपथ ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69 के तहत और राज्यपाल 159 के तहत। इसके अलावा स्पीकर जो है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये 93 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। ये आर्टिकल हैं, ठीक है। इन आर्टिकलों के अनुसार जो है ये लोग शपथ ग्रहण करते हैं। इनके शपथ ग्रहण की बात इन आर्टिकलों में कही गई है। अगर पूछा जाए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की बात किस आर्टिकल में कहा गया, तो आर्टिकल 60 में, उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 69 और राज्यपाल का आर्टिकल 159, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का तो आर्टिकल 93। अगला, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया तब इसमें कितने अनुच्छेद थे। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया तब इसमें आर्टिकल 395 थे। वर्तमान में भी 395 हैं। अनुसूचियाँ 8 थी जो बढ़कर अब 12 हो गई हैं और भाग जो थे वो 22 थे, वर्तमान में 22 हैं। कहीं कहीं 25 लिखा रहता है, आपको 25 मार्क करके नहीं आना है क्योंकि वो उसके भाग नहीं है, वहाँ केवल जो है A B करके बढ़े हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला दिया है, उसके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है, संविधान के पास है। दूसरा है, लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़ी सरकारी कर्मचारियों के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन A और B दोनों हो जाएगा। ऑप्शन A इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी है, हिंदी है या अंग्रेजी है। तो आपको बता दें इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत का एक राजभाषा है जिसे राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा में अंतर होता है। भारत का राजभाषा अगर पूछा जाए तो हिंदी होगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत के राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के बारे में वर्णन मिलता है, लेकिन कहीं भी राष्ट्रभाषा का वर्णन संविधान में नहीं मिलता है, इसलिए भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ऑप्शन A इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। कौन सा अधिनियम है। भारत सरकार अधिनियम 1935, चार्टर अधिनियम 1813, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1915। सही जवाब ऑप्शन C, भारत सरकार अधिनियम 1919। यूनाइटेड किंगडम यानी UK जिसे ब्रिटेन कहा जाता है, इसकी संसद के भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में कहा जाता है कि यह अधिनियम भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। इसी को मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसी अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसत्तात्मक विधायिका स्थापित की गई। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता प्रांतों में एक आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। इसके लिए प्रांतों में द्वैत शासन पद्धति जो है वो लागू की गई थी। ऑप्शन C इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। यानी राजमंडल का पहला देश कौन सा है जिसने राजतंत्र को समाप्त कर दिया। भारत है। और किस दिन इसने जो है समाप्त किया था। 28 अप्रैल 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 16 अगस्त 1947। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C, 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। राष्ट्रमंडल क्या है, तो राष्ट्रमंडल में वो सभी देश शामिल थे जो कभी ब्रिटेन के अधीन हुआ करते थे, और लेकिन जब इसको जो है राष्ट्रमंडल का पहला देश जब बन गया राजतंत्र को समाप्त करने वाला, उसके बाद भी ये कॉमनवेल्थ की सदस्यता अपने पास रखा था। ठीक है, अगर बात करें राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई, तो राष्ट्रमंडल की स्थापना 1949 में की गई। इसका मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में राष्ट्रमंडल में 56 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, डैश
ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसके अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेश की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमज़ोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत, मतलब वह कौन सा शब्द है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ होता है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसने प्रदेश की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमज़ोर पड़ जाती हैं। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई? मूर्ति भवन दिल्ली, राष्ट्रीय म्यूजियम दिल्ली, संसद की लाइब्रेरी या राष्ट्रपति भवन? जो मूल हस्तलिखित कॉपी थी ये संसद की लाइब्रेरी में संरक्षित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के संविधान को हिंदी और इंग्लिश दो भाषा में हाथों से लिखा गया था। इसको हाथों से लिखा किसने था? तो इसकी पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत के संविधान को हाथों से किसने लिखा था। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत के संविधान को हाथों से किसने लिखा था। ठीक है, दोनों हस्तलिखित प्रतियों पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने साइन की थी? तो 284 सदस्यों ने साइन की थी। इसमें से कितनी महिलाएं थी? तो इसमें से 15 जो थी वो महिलाएं थी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर किया गया था। दोनों प्रतियां कहाँ पे सुरक्षित हैं? तो संसद की लाइब्रेरी में सुरक्षित हैं। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिस दिन ज़्यादा व्यू ज़्यादा सब्सक्राइबर आने लगे उस दिन हम आपको हिस्ट्री के भी प्रैक्टिस सेट करवाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, गुरु दक्षिणा के रूप में हमें सब्सक्राइबर देने होंगे और कमेंट भी करना होगा। जिस दिन सब्सक्राइबर बढ़े, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आने लगा, उसी दिन हम हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, जिससे आपका फटाफट से कोर्स कंप्लीट हो जाए। अगला क्वेश्चन, डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसंसदीय व्यवस्था लागू की? किसने पहली बार विधायिका में द्विसंसदीय व्यवस्था लागू की? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, जिसे मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इसी ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश को वृषभ चक्र और अश्व युक्त यानी घोड़े युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ सिर राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? यानी पूछा जा रहा है कि अशोक चक्र और सारनाथ स्तंभ को भारतीय मतलब राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया? सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। इसमें वृषभ यानी बैल है, चक्र है और घोड़े हैं, और सारनाथ का शेर है जो चारों तरफ मुँह करके स्तंभ पे बना हुआ है। इसी को अशोका पिलर के नाम से जाना जाता है। यह राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि या भारत के अटॉर्नी जनरल? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति का चुनाव। भारतीय संविधान का आर्टिकल 66 भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन ये जो होता है ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसीलिए ये वोट नहीं करता है। लेकिन जब निर्णायक वोट की बात आए, जैसे 50-50 पर वोट अटक जाता है, तो ये अपना निर्णायक वोट देके एक पक्ष को जिता सकता है। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो CP राधाकृष्णन है। दोनों लोग राधाकृष्णन वर्तमान में CP राधाकृष्णन, और उस समय फर्स्ट कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और इनके चुनाव किसमें कहा गया? आर्टिकल 66 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है? तो हम सभी को पता है आधिकारिक भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में पहले जब बना था संविधान तो मूल रूप से 14 ही भाषाएं थी। 1967 में सिंधी जोड़ी गई, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई, और 2003 में मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी जोड़ी गई। ठीक है, अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अगला, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान से
प्रभावित है, यानी भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान से। भारतीय संविधान में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है ये काफ़ी हद तक जापान से प्रभावित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। अगर आपसे पूछा जाए आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से DPSP लिया गया और आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन लिया गया है। ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। और आपातकाल कहाँ से लिया गया, तो आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकाल। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। अमेरिका से क्या लिया गया, तो अमेरिका से अभी हम लोगों ने देखा था मौलिक अधिकार लिया गया था अमेरिका से। ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JP कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? सही जवाब ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ किया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की, जिसमें संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अगर शक्ति समिति पूछा जाए तो इसके अध्यक्ष जो थे संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। और अगर पूछा जाए वार्ता समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकार संबंधी समिति जो था उप समिति था ये, इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ठीक है। मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी, वार्ता समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल और संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कुल कितने भाग? तो भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, इसका सही जवाब। उस समय भी 22 थे, आज भी 22 हैं। केवल ये जो 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी अब ये 12 हो गई हैं। अगला, भारत एक है हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या इसमें से कोई नहीं? सही जवाब ऑप्शन सी, धर्मनिरपेक्ष। इसी को पंथ निरपेक्ष कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय प्रस्तावना में ये शब्द जोड़ा गया था। इसका मतलब होता है कि भारत जो है किसी भी राज्य को, भारत का कोई भी राज्य किसी भी धर्मों के प्रति राज्य समान भावना रखता है, मतलब सभी धर्मों के प्रति समान भावना रखेगा, किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए फंडिंग नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास। तो क्या भारत में सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास होता? अगर ऐसा होता तो कोर्ट का कोई कार्य ही नहीं होता। अगला है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, ये भी नहीं। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। भारत धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया गया, बिल्कुल नहीं, किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, भारत एक गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास, बिल्कुल नहीं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, बिल्कुल नहीं। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यही बिल्कुल सही है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति ही बैठता है और वंशानुगत जैसा कोई शासन नहीं चलता है। ठीक है, यही गणतंत्र का अर्थ होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है सामाजिक आर्थिक अंतर की समितियां, कठिन समस्या में एकात्मकता, उद्देश्य एवं विचारों में समानता, समूह के सदस्यों की उत्पादकता। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्देश्यों एवं विचारों में समानता एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर अस्थायी पूछ लिया जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 9 दिसंबर 1946 के बने थे। लेकिन परमानेंट अध्यक्ष यानी अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 11 दिसंबर 1946 को बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र जी, M प्रेमचंद्र
या अमर्त्य सेन? सही जवाब ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की रचना की थी। इस गीत को सर्वप्रथम कहाँ गाया गया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस गीत को सर्वप्रथम इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ठीक है। संविधान सभा ने इस गीत को भारत के नेशनल एंथम के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, जिस दिन संविधान सभा का अंतिम सत्र था। पूरा गीत कितने पदों में है? तो 5 पदों में है और इसकी गायन की अवधि 52 सेकंड है। लेकिन इस गीत का पहला पद ही राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। ओके, इसको गाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बंकिम चंद्र चटर्जी किसके लिए फेमस है? अगर आपको याद आ रहा हो कि इन्होंने किस चीज़ की रचना की थी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस चीज़ की रचना की थी? अगला क्वेश्चन, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है? लोक सेवा द्वारा किया गया कार्य, आपराधिक अत्याचार को रोकना, जंगम समिति की रक्षा या उपयुक्त में से सभी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लोक सेवा द्वारा किया गया कार्य। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्मरक्षा का अधिकार है। आत्मरक्षा का अधिकार क्या है? अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा या उपयुक्त सभी? तो देखिए, रक्षा का जो अधिकार है ये आईपीसी की धारा 96 से लेके 106 तक दिया गया है। इसमें बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता जिसे आईपीसी कहते हैं, इसमें बताया गया है कि व्यक्ति स्वयं की रक्षा किसी भी हमले या अंकुश के विरुद्ध कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपको चोट पहुंचा रहा है, आपको मारने के प्रति, आप रेप करने के प्रति, चोरी डकैती करने के लिए आपके घर में घुसा है, तो आपसे अगर उसका मर्डर हो जाता है तो ये जो है आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत आएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगर पूछा जाए आईपीसी की धारा जो है दंड संहिता धारा आत्मरक्षा कितने से कितने तक है, तो 96 से 106 तक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया? लोकसभा, संविधान सभा, राज्यसभा या उनमें से कोई नहीं? तो हम सभी को पता है भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माकृत किया गया? पहला, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2008 विक्रमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 8वीं संवत 2007, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 8वीं संवत 2009। अब आपसे यहाँ पे विक्रमी में सन दिया हुआ है। अगर आपसे सन दिया होता 26 नवंबर 1949 को ही, आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत किया गया था, लेकिन यहाँ पे जो है विक्रमी के अनुसार दिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उस दिन विक्रमी संवत के अनुसार मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की 7वीं संवत 2006 विक्रमी थी, और अगर ऐसे पूछ लिया था 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन, भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? तो भारत का गणतंत्र के रूप में 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की प्रवर्तन तिथि मानी जाती है। वैसे तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। इसको बनने में कितने दिन, कितने महीने और कितने साल लगे थे? अगर आपको याद हो, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि भारत के संविधान को बनने में कितने साल, कितने महीने, कितने दिन लगे थे। मैंने बता भी दिया है, आप भी एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में पूछे गए क्वेश्चन का जब आप जवाब देते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर डाला करिए। साथ ही इसको अपने सभी दोस्तों, सभी स्टडी ग्रुप, सभी रिश्तेदार में शेयर कर दीजिए, जिससे वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आने लगे, चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आने लगे। यही आपके लिए, आपकी तरफ से हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करेगा, और हम जैसे ही व्यूज़ बढ़ जाएंगे, हम आपके लिए हिस्ट्री के भी पोर्शन के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? मैसूर, जूनागढ़, हैदराबाद या कश्मीर? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। हैदराबाद जो है ये संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, बाकी सभी ने अपने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे थे। बाद में ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था।
ऑप्शन बी इसका सही जवाब। संविधान सभा के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्राविधान है? अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 328 या अनुच्छेद 339? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 338। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होंगे, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा शामिल किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर ये क्वेश्चन टफ लग रहे हैं तो आप मान के चलिए कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो पेपर है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा कराया जाएगा। जो विभाग पुलिस विभाग जो वो यूपीएसआई वगैरह का पेपर कराती है, कांस्टेबल का कराती है, वही विभाग आपका ये पेपर कराएगी। और हमेशा पेपर का पैटर्न सेम होता है, बस क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से कर जाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और अच्छे खासे लोग पीसीएस आईएएस की तैयारी करने वाले लोग होमगार्ड का फॉर्म भरे हैं। विश्वास नहीं है तो आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। इसलिए इसका मेरिट यानी कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है तो लोगों का तुक्का वगैरह भी लग जाता है, और जो लोग पढ़े हैं वो तो सही करके आएंगे। आपके लिए एक एडवांटेज ये होगा कि अगर आप माइनस मार्किंग नहीं है और आप पढ़े हुए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आ जाते हैं, तो आप फटाफट से सारे क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे। इसलिए आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, और ये प्रैक्टिस सेट अपने सभी दोस्तों, सभी रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1913 के चार्टर एक्ट में भारत के अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया? कृषि, शिक्षा, जनस्वास्थ्य या तकनीकी शिक्षा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा। 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति के शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया, जिसमें भारतीयों के शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया, तथा इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ से क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा उद्देशिका से शुरू होता है। उद्देशिका से जिस भी एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन जो यूपी पुलिस के द्वारा लिया गया है, आयोग के द्वारा लिया गया है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।